हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ईवीएस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यूटीज़ हैं, जो हमारी 8 यूटीज़ हैं, 8 यूटीज़ हैं और जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ आता है। मणिपुर हमारा यहाँ पे स्टेट है। इसके अलावा जो दमन एंड दीव है वो भी यूटी है। दादर एंड नगर हवेली यूटी है। दिल्ली है, पुदुचेरी है, चंडीगढ़ है। तो ये हमारी टोटल 8 यूटीज़ हैं। इन सभी के नाम हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। तो जहाँ पे पेट्रोलियम होता है वो कौन से राज्य हैं, ये बताना है हमें। तो यहाँ पे जब हम पहले ऑप्शन के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले है बॉम्बे हाई। तो बॉम्बे हाई हमारा बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे कच्चा तेल नहीं होता। दूसरा है असम। असम सही है, लेकिन उड़ीसा में नहीं होता। गुजरात और तमिलनाडु दोनों जो क्रूड ऑयल के प्रोड्यूसर हैं। बिहार और बॉम्बे हाई तो है लेकिन बिहार नहीं है, इसलिए जो बाकी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। और गुजरात और तमिलनाडु दोनों स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पेट्रोल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो ये हम सभी को पता है कि जो ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी की लीडरशिप में बनाई गई थी, वो उसके हेड थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। फंक्शन ऑफ प्लांट्स, टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट। तो ये बिल्कुल सही है। ह्यूमस प्रदान करना, जो ह्यूमस है होता है वो सोयल से संबंधित होता है। जो हमारी मिट्टी होती है उसकी जो टॉप लेयर होती है वो ह्यूमस होती है। और ये कैसे बनता है, ये जो पत्ते होते हैं और जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं उन सब से जो वो सभी क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। और जिससे क्या होती है, हमारी जो सोयल होती है, मिट्टी होती है, वो उपजाऊ होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, टू स्टोर फूड। तो ये भी हम जो है प्लांट्स का काम होता है। जैसे कि कैरेट होगी, गाजर होगी, रेडिश होगी, तो वो क्या होती है, जड़ के रूप में होती हैं और वो वही उसको एज ए फूड यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट है, पानी और खनिजों को अवशोषित करना, टू अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। तो वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करना भी प्लांट्स का काम होता है। लेकिन जो बी होता है, ह्यूमस प्रदान करना, ये सोयल का काम होता है, मिट्टी का होता है, ये पौधों से रिलेटेड नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। तो ये एक साउथ का स्टेट है जहाँ पे पोचमपल्ली नाम का क्या है, एक कस्बा है। और ये आंध्र प्रदेश क्या है, पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही स्टेट था। उसके बाद 2014 में तेलंगाना को अलग करके नया स्टेट बना दिया गया और ये जो पोचमपल्ली है अब तेलंगाना में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए ग्रुप ऑफ ईटेबल ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन। तो ये भी हमारा ईवीएस से ही पूछा गया है। तो हमें 3rd to 5th की क्लास की जो ईवीएस है उसको रीड करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं। तो जो आंवला होता है, स्पिनच होता है, जैगरी होता है, ये हमारे आयरन रिच होते हैं। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि जो खाने की चीज़ें ईटेबल्स ग्रीन कलर के होते हैं तो उनमें आयरन पाया जाता है। इसके अलावा जो गुड़ होता है, चना होता है, उसके अंदर भी आयरन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। तो हमें ये आंवला, पालक और गुड़ तीनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट from the following a group of birds each member of which is able to see distinctly the objects 4 times as far as we can see। तो हम जितना देख सकते हैं तो उसका 4 टाइम देख सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को 1 किलोमीटर दूरी पर देख सकते हैं तो वो जो बर्ड्स होते हैं वो 4 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं। तो ये जो ग्रुप है हमारा ईगल्स, काइट एंड वल्चर्स का होता है। तो बाज की
नज़र तो हम सुना ही है कि बाज की नज़र तेज़ होती है, उसके अलावा चील और गिद्ध, तो तीनों हमारे जो ये बर्ड्स का ग्रुप है ये हमारा 4 टाइम्स। हमें ये भी याद रखना है कि कितना, कई बार क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ सकते हैं कि जो ये वाले बर्ड्स होते हैं वो कितने टाइम्स ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, तो ये 4 गुना दूरी तक देख सकते हैं, तो हमें ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोस्ट विलेजर्स कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउसेज 3 to 3.5 अबव द ग्राउंड स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। तो ये जो पहले हमने PYQ पहले की वीडियोस में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे पूछा गया था कि जो स्लैंटिंग रूफ होती है वहाँ कौन से स्टेट की होती है, तो ये हिमाचल प्रदेश की होती है जहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होती है। लेकिन जो बैम्बू के ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर इस तरीके से घर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं कि असम में बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके कारण क्या था, बाढ़ आई रहती है, बारिश भी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ के लोग बैम्बू के ऊपर अपने घर बनाते हैं 3 से 3.5 मीटर अबो। तो हमें याद रखनी है दोनों चीज़ें कि 3 से 3.5 मीटर ऊपर बैम्बू, स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स को खड़ा करके उसके ऊपर स्लोपिंग रूफ्स बनाई जाती हैं, ढालू छतें, इस तरह की छतें बनाई जाती है। इसके अलावा जब हम अदर स्टेट की बात करें तो लद्दाख है हमारा। लद्दाख में क्या होती है, फ्लैट रूफ होती हैं। फ्लैट रूफ क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश तो कम होती है और धूप भी कभी कभी निकलती है, तो लोग फ्लैट रूफ इसलिए बनाते हैं कि ताकि जब भी धूप निकले तो वो अपनी सब्जियां, अनाज वगैरह वो छत पे सुखा सकें। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 1 में हमारा जो राजस्थान है, ये हमें पता ही है कि यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, तो यहाँ की जो छतें होती है वो घास फूस की बनाई जाती हैं और जो दीवारें होती हैं मोटी दीवारें बनाई जाती हैं मिट्टी की। तो ये तीनों स्टेट हमारे EVS की बुक्स में इनके बारे में अच्छे तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः हैं। अगर मैप की हम बात करें तो इस तरीके से हमारी जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है वो ऊपर होती है, साउथ है, और ये ईस्ट है हमारा, और ये वेस्ट है। अगर हम दिल्ली की लोकेशन इनके अकॉर्डिंग देखें तो जो यहाँ पे अगर हमारी दिल्ली है तो जो वेस्ट साउथ वेस्ट में है, पूरा गुजरात फैला हुआ है, तो यहाँ पे साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन हो जाएगी वो गांधीनगर की हो जाएगी, और जो पटना होता है वो दिल्ली से नीचे की तरफ है, इधर है, तो साउथ ईस्ट में क्या हो जाएगा हमारा पटना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंडिया के मैप से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो लास्ट PYQ हमने डिस्कस किया था कि जो MP है उसके जो MP स्टेट है उसके जो बॉर्डरिंग स्टेट के बारे में पूछा गया था कि उसके जो सीमा के राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमें जो इंडिया का मैप है उसको अच्छे से करके जाना है कि उसके जो कौन कौन से स्टेट कहाँ पर लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए। तो जहाँ पे भी मटर के पौधों की बात आती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उन्होंने मटर के पौधों पर पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 थीम्स सजेस्टेड इन द EVS सिलेबस एज पर NCF 2005। तो जो NCF 2005 में जो मेन लाइन लिखी गई है ये बार बार रिपीट होता है, क्वेश्चन थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, इसको हमें एज इट इज़ याद रखना है कि जो ये लाइन है वो NCF 2005 में है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होता है हमारा, टीचर के द्वारा जो बच्चे का स्पेशल बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में रखा जाता है। जैसे कि बच्चा, मान लिया कोई बच्चा अच्छा गा सकता है या ड्राइंग कर सकता है या फिर वो खेलने में अच्छा है, तो उसके क्या वो स्पेशल बिहेवियर है। तो इस तरह की जो उसकी स्किल होती है, जो स्पेशल स्किल होती है बच्चे की, वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के अंदर आती है। तो हमें इसको याद रखना है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में क्या होगा, बच्चे की स्पेशल
एक्टिविटी या स्पेशल बिहेवियर को रखा जाता है। आगे अब नहीं वाला क्वेश्चन है, नहीं वाला है तो हमें यहाँ पे जो कट होगा वही हमारा आंसर होगा। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, तो ठीक है। निर्णय वाले कथनों को लिखना, तो समस्याग्रस्त स्थितियाँ तो हमारी है जो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में नहीं आती। निर्णय वाले कथनों को लिखना ये भी नहीं होगा। मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि बच्चे का जो स्पेशल बिहेवियर है उसमें उसकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है, उसकी वीकनेस भी हो सकती है। दोनों तरह की जो उसकी क्वालिटी है उसको ऑब्जर्व किया जाता है बाय टीचर। बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, तो ये बिल्कुल सही है कि जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें बच्चे की जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी वीकनेस होती है, यानी कि जो उसकी स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, उसका इंटरेस्ट हो गया, उसका रिलेशनशिप हो गया, इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं बाय टीचर। उसमें समस्याग्रस्त स्थितियाँ या इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी और डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है तो इसलिए आंसर में हमारे कट वाले आएंगे, ए और बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो नहीं वाले जो क्वेश्चन है हमें उनको इसी तरीके से सोल्व करना है कि ठीक ठीक लगाएंगे, कट कट लगाएंगे, जो कट वाले होंगे वही हमारे आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम, कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट्स एरिया इनटू 1 लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनीत गेव हिज क्लास 5 लर्नर्स एन आउटलाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड आस्क्ड देम टू ड्रा द डाइजेस्टिव सिस्टम बिफोर टीचिंग चैप्टर ऑन फूड। पुनीत वांटेड टू, तो जो टीचर है उन्होंने क्या दिया कि पहले बच्चे को जो पाचन तंत्र है उसकी रूपरेखा बनाने के लिए दी। इसका क्या मकसद है? परीक्षण करना, शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशल हो तो ये तो नहीं होगा। पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, नहीं। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग जो अपना है ऑप्शन है, एलिसिट लर्नर्स आइडियाज़ अबाउट डाइजेशन। तो मेन होता है यहाँ पे उनको लेबल्ड करना नहीं होता, टेस्ट करना नहीं होता कि बच्चे को यहाँ पे टेस्ट करना टीचर का मकसद नहीं होता। बस टीचर तो क्या चाहता है कि जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में उनके जो विचार हैं, थॉट्स हैं, वो बच्चों से निकलवाना चाहता है। ये उनका मेन फोकस है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट का पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है। तो ये ड्यूरिंग द लेक्चर होती है, जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसी टाइम की जाती है। और इसमें क्या होता है, उसी टाइम बच्चे को फीडबैक भी मिल जाता है कि उसने कहाँ पे एरर किया है। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं वाला है तो जो हमारा कट होगा वो आंसर होगा। इट इज़ टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड। तो ये गलत है कि एवरी क्वार्टर नहीं बल्कि ड्यूरिंग द क्लास होता है। इट हेल्प्स द टीचर इन टाकिंग टाइमली एक्शन फॉर इनहेंसिंग लर्निंग। बिल्कुल सही है कि जब क्लास में बच्चे का जब असेसमेंट कर दिया जाता है तो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए क्या है, उस बच्चे को कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, ये फीडबैक टीचर के द्वारा दिया जाता है। इट इज़ टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस। बिल्कुल सही है कि बच्चे ने कितना सीखा, ये यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, एनी इन्फॉर्मेशन ऑन लर्निंग ऑफ चाइल्ड कैन हेल्प इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो क्या किस तरह की बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आंकलन में मदद करती है, यानी कि बच्चे ने जो सीखा है उसे कहाँ पे उसको हेल्प की ज़रूरत है, उस तरह की इन्फॉर्मेशन टीचर को फॉर्मेटिव असेसमेंट से मिलती है। तो मेन मकसद इसका यही होता है कि क्लास के दौरान ये असेसमेंट होती है और इसका मेन मकसद ये होता है कि बच्चे ने कितना सीखा और उसको कहाँ पे हेल्प की ज़रूरत होती है। तो इसको क्वार्टरली जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें मेंशन नहीं किया जाता। तो जो यहाँ पे कट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता, जेंडर डिस्पैरिटी एंड स्टीरियोटाइप्स के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए?
तो सबसे पहले तो हमें ये जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर डिस्पैरिटी क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जेंडर डिस्पैरिटी में क्या होगा, तो जेंडर के बेस पे जो भेदभाव किया जाता है, जो डिफरेंसेस किए जाते हैं, वो जेंडर डिस्पैरिटी होता है। जैसे कि लड़के को मोस्टली कंपनियां बॉयज़ को एग्जीक्यूटिव की पोजीशन देती हैं और जो वुमेन होती है उनको कम दी जाती है। तो ये जेंडर डिस्पैरिटी है कि जहाँ पे मैन को आगे रखा जाता है और वुमेन को पीछे छोड़ दिया जाता है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स में भी क्या होता है कि जो रूढ़िवादी सोच होती है, जो जेंडर रोल्स होते हैं कि लड़के बाहर का काम करेंगे और लड़कियां घर का काम करेंगी, जो रूढ़िवादी सोच है उसको, उससे रिलेटेड बच्चों को वो सिखा रही है यहाँ पे जो टीचर स्मिता है। तो उनका स्मिता को क्या करना चाहिए, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। तो सिर्फ मॉडल प्रस्तुत करने से तो कुछ नहीं होगा, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं तो इससे भी कुछ नहीं होगा। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें तो नहीं, केवल लड़के को भी नहीं कहना है। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। तो उन्होंने क्या, एक सोसाइटी का एग्जाम्पल दिखाया बच्चों को कि जो है बाहर के काम है वो फीमेल भी कर सकती हैं, जिससे उनकी जो सोच है उसमें बदलाव आएगा। ये जो यहाँ पे स्टीरियोटाइप मॉडल्स हैं, ये कि लड़के बाहर का काम कर रहे हैं, लड़कियां घर का काम कर रही हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगा। फ्लैश कार्ड दिखाएंगे तो उससे बच्चे थोड़ा तो समझेंगे, लेकिन उतना नहीं समझ पाएंगे जितना वो रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे को रियल लाइफ सिचुएशन दिखाई गई है कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो एक सोसाइटी बेस्ड रूल होते हैं, ना कि जेंडर बेस्ड। नेक्स्ट है, कक्षा 5 के संयंत्र आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो जो संयन ऑफ क्लास 5 है वो अपना क्लास वर्क नहीं करता, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है। टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफ़िकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। हाँ, तो बच्चे का जो, क्या पता कि बच्चों को ऐसा मुश्किल काम दिया जा रहा हो और बच्चे को इंटरेस्ट ना हो, तो हमें बच्चे की कठिनाई का पता करना है और उसके अकॉर्डिंग अब उसका क्लास वर्क एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे जो है चाइल्ड सेंटर होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं तो हमें चाइल्ड को सेंटर में रख के उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। तो जो डीजल वाहन है उसका उपयोग होना चाहिए, मतलब बिल्कुल निषिद्ध होना चाहिए, यानी कि मनाही होनी चाहिए। तो इसके ऊपर डिस्कशन रखा। क्या डिस्कशन है, इसका जो पर्पज है वो क्या हो सकता है। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। सबसे पहले हम चारों ऑप्शन को देखेंगे और फिर ढूंढेंगे कि सबसे बेस्ट कौन सा है। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ पे जो मेन मकसद है, यहाँ जो टीचर है उसका जो मेन मकसद है कि बच्चे अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करें। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स इन अप्रिशिएट मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन दिस इशू। और जो बच्चे हैं आपस में एक दूसरे के जो आइडियाज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, अप्रिशिएट करें। तो जो मेन मकसद है उसका ना तो ये है कि डीजल वाहन को प्रतिबंध करना है या फिर उनके विचारों को सही गलत बताना है, क्या लाभ है क्या हानि, ये चीज़ें नहीं, कि बच्चा अपने विचार एक्सप्रेस करे, ये टीचर का मेन मकसद है। ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या होता है, मैपिंग स्किल क्या होती है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्व अनुमान गणना के कौशल को विकसित करता है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस। तो हमें ये याद रखना है, जो मैप है उसका मेन पर्पज़ यही होता है कि बच्चा रिलेटिव पोजीशन को अंडरस्टैंड करें
कि अगर मान लिया यहाँ पे अगर उस स्कूल के मैप की बात हो रही है, तो अगर स्कूल का जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पे है, तो उनका जो क्लासरूम है लाइब्रेरी से किस साइड हो, मतलब किस साइड है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो किस साइड है। तो बच्चे क्या है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस समझते हैं मैप के थ्रू, जो मेन मकसद यही होता है बच्चों में। या फिर लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में उनके जो है वॉशरूम किस साइड है, इस तरीके से रिलेटिव पोजीशन को अंडरस्टैंड करना यहाँ पर मेन पर्पज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू। तो इंटीग्रेटेड का मतलब तो यही है कि बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा करना, उनको आपस में रिलेट करना। रिड्यूस द करिकुलम लोड एंड इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक टॉपिक्स। रिड्यूस करिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली। तो यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव वर्ड हैं कि बच्चे का जो है करिकुलम का लोड भी रिड्यूस होगा और जो बच्चा मीनिंगफुली अंडरस्टैंड करेगा। इंटीग्रेटेड में क्या होता है, जब कंसेप्ट्स को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाया जाता है तो बच्चे उसका मीनिंग भी अच्छे से समझते हैं और उनका जो लोड होता है वो भी कम होता है और सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाया जाता है टॉपिक्स पर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि थर्ड ऑप्शन है चाइल्ड सेंटर अप्रोच, तो ठीक है, लेकिन इंट्रोड्यूस लार्जर नंबर ऑफ कंसेप्ट, ये मेन मकसद नहीं होता। बच्चे का जो कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक्स होते हैं उनको समझाने के लिए इंटीग्रेटेड नेचर होता है कि ताकि बच्चों को आपस में रिलेट करके जब हम टॉपिक पढ़ाते हैं तो वो उसको आसान लगे। लर्न फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। तो मीनिंगफुली बच्चे सीखें और उनका लोड कम हो, ये मेन मकसद होता है इंटीग्रेटेड नेचर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस असेसमेंट। नोट वाला क्वेश्चन है तो जो कट होगा वो आएगा। कोऑपरेशन होता है, कंसर्न फॉर जस्टिस देखते हैं, कंसर्न फॉर इक्वालिटी, कंसेप्ट मैपिंग। तो ईवीएस पढ़ाने का जो मेन पर्पज़ क्या होता है कि बच्चे में जो है कोऑपरेशन आए, कंसर्न फॉर जस्टिस की जो यहाँ पे जो टॉपिक होते हैं जेंडर डिस्पैरिटी, तो उसमें जस्टिस के ऊपर बच्चे बात करें। कंसर्न फॉर इक्वालिटी, जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप है हमारा तो उसमें इक्वालिटी आए, तो इस तरह के टॉपिक ईवीएस में शामिल किए जाते हैं और इनका मेन मकसद यही होता है कि बच्चे के अंदर कोऑपरेशन आए, कंसर्न फॉर जस्टिस, कंसर्न फॉर इक्वालिटी, ये चीज़ें आए। कंसेप्ट मैपिंग क्या है, ये तो एक टीचिंग का मेथड होता है जिसमें बच्चे को एक टॉपिक दिया जाता है और वो उससे रिलेटेड चीज़ें बताता है। जैसे मान लिया स्कूल ही दे दिया टॉपिक, तो उससे रिलेटेड जैसे लाइब्रेरी होता है, क्लासरूम होते हैं, वॉशरूम होते हैं, कंप्यूटर रूम होता है, इस तरीके से एक टॉपिक दे दिया जाता है, एक वर्ड दे दिया जाता है और उस पर वो कंसेप्ट मैपिंग करता है। तो ये टीचिंग लर्निंग का मेथड है, ना कि ईवीएस असेसमेंट का इंडिकेटर। तो ये हमें याद रखना है कि इंडिकेटर का मतलब है कि ईवीएस बच्चे को हम क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका जो मेन मकसद है वो क्या होता है कि बच्चे में जो सोसाइटी के प्रति अवेयरनेस आए, तो उसके अंदर ये सारे कंसेप्ट आए, ये इनका मेन मकसद होता है। नेक्स्ट है देयर इज ए पैराग्राफ इन क्लास 5 ईवीएस टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन Al-Biruni's observation of construction of ponds in India some thousand years ago. What should be the purpose including the paragraph? तो इस जो अल-बिरूनी है उसके जो अनुच्छेद है, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की थी उसको इंक्लूड करना क्या पर्पज़ है ईवीएस में। इट हेल्प्स लर्नर टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ओके। इट हेल्प्स लर्नर टू इम्प्रूव देयर अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो बच्चे क्या है और डीपली ऑब्जर्व करते हैं। इट हेल्प्स लर्नर टू एप्रिसिएट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इन इंडिया सम 1000 years बैक, तो ये मेन मकसद नहीं हो सकता। इट हेल्प्स लर्नर टू अप्रिसिएट द रोल ऑफ एविडेंस इन हिस्ट्री। तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे जो है लर्नर्स को क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी ये जानने में कि जो हिस्टोरियंस होते थे हमारे किस तरह से ट्रैवल करते थे और रिकॉर्ड इकट्ठा करते थे।
सेकंड ऑप्शन में क्या है कि जो बच्चे इम्प्रूव देयर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिंपल पैराग्राफ दिया गया है, तो इसमें ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैराग्राफ दिया गया है, वर्ड्स दिया गया, तो ऑब्जर्वेशन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, जैसे कि एप्रिसिएट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इन इंडिया, तो यहाँ पे जैसे कि पॉन्ड के बारे में बताया कि पहले के टाइम पे किस तरह से पॉन्ड्स बनाते थे, किस तरह से वो बिल्डिंग्स बनाते थे, बच्चे को इस तरह से टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है कि एप्रिसिएट करेंगे रोल ऑफ एविडेंस इन हिस्ट्री, कि जो हिस्ट्री में बताया गया वो एक मिथ नहीं है, दिखावा नहीं है, बल्कि एक रिटन रिकॉर्ड है या फिजिकल एविडेंस है। तो बच्चे को हिस्ट्री में इस तरीके का जो उनका है विश्वास बनेगा। तो यहाँ पे मेन मकसद, यहाँ पे पर्पज ये 3 है, ACD, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये पैराग्राफ है। 83 है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों शामिल हैं। तो यहाँ पे बच्चे को क्या है, सेंसेस का यूज हो रहा है मैक्सिमम, इनहेंस लर्निंग। तो उसका जो स्टेबल पर्पज क्या पर्पज है, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, नहीं, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो कि यहाँ पे सेंसेस का काम हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्कशन पे कम है। उचित AV साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो जब सेंसेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ टीचर का पर्पज़ है, तो कौन सी चीज़ें मेन स्टेबल रहेगी, वो है कि जब बच्चे एरिया फील्ड का क्या करेंगे, ट्रिप करेंगे, तब उनको सेंसेस के थ्रू वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, खुद से देखेंगे और समझेंगे, उन चीज़ों को फील करेंगे। तो बच्चे जब इंद्रियों की बात हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ पे टच करने वाली चीज़ें, बच्चे खुद से देखने वाली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को EVS में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो जो न्यूज़पेपर होते हैं, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करती है। तो जब बच्चे न्यूज़ पढ़ते हैं या मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो उनको पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, उनके आसपास क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो मेन मकसद क्या होता है, रिलेट करना। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो जब बच्चे से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्यों पूछा जाता है? अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम, ताकि बच्चे क्या रहें, क्यूरियस रहें और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग अर्थ है जंगल? तो जंगल को तोरांग कौन से राज्य में कहा जाता है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको हमें एज इट इज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। तो यहाँ पे मैंने ड्रा भी कर रखा है कि X हमारा क्या है, घर है, और विद्यालय हमारा Y पर स्थित है। यहाँ पे X पे हमारा घर है और Y पर विद्यालय स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है, तो X और Y बिल्कुल सामने हैं, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं। तो साउथ, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट। तो Y से कहाँ से X घर से चलेंगे साउथ की तरफ, तो 125 मीटर चले, यहाँ पे 125 मीटर चले। फिर ठीक पूर्व में, तो ईस्ट हमारा इस साइड है, तो यहाँ से हम पूर्व में, यहाँ होम से चले, फिर 125 मीटर चले, फिर हमने ईस्ट की तरफ मुड़े, तो हम 100 मीटर चले। 100 मीटर चलने के बाद फिर हम Y की तरफ चले, जो कि 125 मीटर ही है, तो 125 मीटर चले। तो अब हमें ये बताना है कि Y से विद्यालय कितना है। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 100 मीटर है। तो 100 मीटर और किस साइड है, ये यहाँ पे ईस्ट साइड है, यहाँ पे हमारी वेस्ट साइड है। तो Y जो X है, Y के कंटेक्स्ट में
वेस्ट साइड है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको हमें मैप ड्रा करके अच्छे से समझना है और डायरेक्शन को याद रखना है कि ऊपर नॉर्थ होती है, साउथ होती है, जो हमारा राइट हैंड होता है वहाँ ईस्ट होती है और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। तो ये बिल्कुल टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है 4 से 5 जून तक का हम टाइम लगाएंगे तो उसके 24 घंटे होंगे। 4 जून को वो चला 22:30 पे, तो 5 जून के जो 22:30 होंगे, यानी कि 10:30 बजेंगे रात के, जब तक उसके 24 घंटे हो जाएंगे। उसके बाद 5 तारीख को 10:30 बजे से लेकर 6 जून 2020 को 4:30 बजे वो मडगांव पहुंचता है। तो टोटल घंटा कितना हो गया, 10:30 से 12 बजने में 1.5 घंटा हो गया, और फिर 12 से 4:30 घंटे भी हो गए, तो टोटल हो गए हमारे 6 घंटे। तो यहाँ पे जो 24 घंटे तो क्या हुए थे, 4 से 5 जून 10:30 बजे तक हो गए थे, फिर 10:30 बजे के बाद 12 बजे तो ये 1.5 घंटा हो गया, और 12 से 4:30 बजे तो 4.5 घंटे, तो 6 घंटे ये और 24 ये, टोटल 30 आवर हो गए हमारे। और दूरी है वो है हमारी 1145 किलोमीटर। यहाँ पे स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस 1145 किलोमीटर है और टाइम 30 आवर है, तो इसको डिवाइड करके आंसर हमारा आ जाएगा 38.5 किलोमीटर। तो 38.5 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। नहीं वाला ऑप्शन है, नहीं वाला है यहाँ पे भी जो हमारा क्वेश्चन नहीं वाला है, तो हमें कट वाला देना है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल सही है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मेल बीज है आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइव्स। देखते हैं, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है, बिल्कुल, जो जिन्हें हम वर्कर बीज भी कहते हैं। जो मेन काम होता है उनकी देखभाल करने का, वो वर्कर बीज का ही होता है। और एक क्वीन जो मक्खी होती है, बी होती है, और उसका मेन काम होता है अंडे देना। इसके बारे में क्वेश्चन पिछले वाले PYQ में भी पूछा गया था, लेकिन थोड़ा बदल के पूछा गया था कि जो वर्कर बीज होती है उसका क्या काम होता है। तो जो छत्ते के अंदर मक्खियाँ होती हैं उनके लिए खाने वगैरह का प्रबंध करना, उनकी देखभाल करना, ये वर्कर बीज का काम होता है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, तो बिल्कुल सही है। छत्ते के अंदर जो मेल बीज होते हैं, नर मक्खियाँ होती है, वो उनका कुछ भी काम नहीं होता है, इसलिए वो महत्वपूर्ण नहीं होती। जो मेन होती है रानी मक्खी होती है, जो कि अंडे ले करती है, वर्कर बीज जो कि उनके खाने का प्रबंध करती है, और दूसरा होती है सोल्जर्स बीज जो कि उनका डिफेंस का काम करती हैं। तो नर मक्खियों का कुछ खास काम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो 2 है वो रोंग है, तो जो रोंग है वही हमारा आंसर हो जाएगा नहीं वाले में। तो 89 का 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी EVS की बुक से ही पूछा गया है, 4th क्लास की EVS की बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो ये साउथ अमेरिका से लाए थे। ये वाला क्वेश्चन भी EVS की बुक से ही पूछा गया है। उसमें बहुत सारे मसाले हैं, जो अलग अलग मसालों के बारे में बताया गया है कि कौन सा मसाला कौन से देश से आया था। इसलिए अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3rd to 5th क्लास की EVS की जो ओल्ड वाली बुक हैं और जो न्यू वाली बुक्स हैं उनको अच्छे से रीड ज़रूर करें। मैं भी कोशिश करूँगी कि आपके लिए जो 4th और 5th क्लास की जो बुक्स हैं उनसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँ। अगर आपको मेरे चैनल पे जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।